राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मदन एक ऑटो चालक था और उसी से अपना गुजारा करता था। एक दिन वह ऑटो लेकर कहीं जा रहा था। अचानक ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया और कहा, तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। मदन ने हैरानी से पूछा, मैंने कौन सा नियम तोड़ा है? पुलिस वालों ने जवाब दिया, या तो जुर्माना भरो वरना हमारे साथ थाने चलो। थाने का नाम सुनकर मदन को उम्मीद की किरण दिखी। उसने कहा, मैं मना नहीं करूंगा, मुझे थाने ले चलो। उसकी पत्नी कविता की 2 दिन पहले ही उस थाने में पोस्टिंग हुई थी। मदन ने अपनी पत्नी को ऑटो चलाकर पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया था कि वह इंस्पेक्टर बन सके। उसे विश्वास था कि कविता उसकी मदद करेगी और पुलिस वालों से पूछेगी कि उसने कौन सा नियम तोड़ा है। थाने पहुंचकर मदन को एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। उसी समय इंस्पेक्टर कविता फोन पर किसी को डांट रही थी। मेरे नाम का गलत फायदा मत उठाओ, मैंने मेहनत से ये पद पाया है, आगे से मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। इसके बाद वह बाहर आई और सिपाही से पूछा, इसे क्यों पकड़ा? सिपाही ने जवाब दिया, इसने ट्रैफिक नियम तोड़ा और जुर्माना देने से मना कर रहा है। मदन आशा भरी नजरों से कविता की ओर देखने लगा, लेकिन कविता सख्त लहजे में बोली, अगर यह जुर्माना नहीं देगा तो इसका ऑटो जब्त कर लो और इसे यहाँ से भगा दो। मदन यह सुनकर हैरान रह गया। जिस ऑटो से कमाकर उसने कविता को पढ़ाया और इंस्पेक्टर बनाया, आज वही उसकी रोजी रोटी छीन रही थी। कविता ने हवलदार से कहा, इसे यहाँ से निकालो और ऑटो जब्त कर लो। अगर इसे अपना ऑटो चाहिए तो कल कोर्ट से छुड़वा लेगा। मदन की आंखों में आंसू थे। वह मायूस होकर भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर मदन ने अपनी बुजुर्ग माँ को पूरी बात बताई। माँ, कविता इतनी बदल गई है कि उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसने मेरा ऑटो भी जब्त कर लिया, जिस ऑटो को चलाकर मैंने उसे डीएसपी बनाया था। माँ दुखी होकर बोली, बेटा, तुम्हें याद है जब शादी के कुछ दिन बाद ही कविता ने कहा था कि उसे पढ़ना है और हमें उसका खर्च उठाना होगा। तभी उसने हमसे जबरदस्ती की थी और हमने मुश्किलों के बावजूद उसे पढ़ाया, लेकिन आज वही हमें भूल गई। मदन का 6 साल का बेटा अपनी दादी के साथ ज्यादा समय बिताता था, क्योंकि उसकी माँ हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। वह अपनी माँ से दूर ही रहता था और अक्सर दादी के साथ खेलता और उन्हीं के साथ सोता था। कविता को सरकारी क्वार्टर मिला था, इसलिए वह वहीं रहती थी और घर बहुत कम आती थी। अगले दिन कविता इंतजार करती रही कि मदन आएगा और ऑटो छुड़ाने के लिए कोर्ट के कागज लेकर आएगा, लेकिन मदन नहीं आया। कविता गुस्से में सीधा अपने पति मदन के घर पहुंची। वहां उसने देखा मदन अपनी माँ के बालों में तेल लगा रहा था और बेटा पास में खेल रहा था। किसी का भी बच्चे की तरफ ध्यान नहीं था, लेकिन बच्चा खुश था और मजे से खेल रहा था। कविता ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ आराम से बैठे हो और ऑटो छुड़ाने तक नहीं आए। मदन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, मानो उसने सब कुछ खो दिया हो। कविता अपने पति और सास पर गुस्सा करने लगी और बोली, तुम लोगों को बच्चे संभालने भी नहीं आते क्या? इस तरह बच्चे संभाले जाते हैं? अगर इससे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? मदन ने कविता की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम क्या कह रही हो? बच्चे संभालना नहीं आता? इसे जन्म से लेकर अब तक माँ ने ही पाला पोसा है। उन्हें अच्छे से पता है कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। तुम इस बारे में कुछ मत कहो तो अच्छा होगा। मदन की बात सुनकर वह गुस्से में भड़क गई और बोली, तुम ऑटो लेने के लिए क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर रखा था, फिर भी तुम समय पर वहां नहीं पहुंचे। मदन ने ठंडी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें इतनी चिंता थी तो उसी दिन थाने में कह देती कि मेरा ऑटो जब्त न किया जाए। तुम तो बड़ी अधिकारी हो, असलियत पता कर सकती थी। लेकिन शायद तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठाना चाहता हूँ, जबकि मैंने कोई गलती की ही नहीं थी। कविता चिल्लाने लगी, तुम गवार लोग क्या जानो कि ड्यूटी कैसे की जाती है। तुम लोग बच्चे की भी सही से देखभाल नहीं कर सकते। इतना कहकर उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कमरे से ले गई। वहां उसने बेटे के सारे कपड़े और सामान पैक किए और गुस्से में बोली, मुझे तुम जैसे गवार इंसान के साथ नहीं रहना। मैं कब तक तुम लोगों की बकवास सुनती रहूंगी? मदन ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें ऐसा सही लगता है तो वैसा ही करो। लेकिन उनका 6 साल का बेटा रोने लगा
और दादी की ओर इशारा कर बोला, मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मैं पापा और दादी के साथ ही रहूंगा। बच्चे की बात सुनकर भी कविता नहीं रुकी। उसने बेटे का हाथ खींचा और उसे जबरदस्ती अपने साथ सरकारी क्वार्टर ले गई। जब यह बात कविता के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उसे बहुत डांटा, लेकिन कविता अपनी वर्दी के घमंड में थी और बोली, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। उसकी इस बात से उसके माता पिता बहुत दुखी हुए और उससे बात करना बंद कर दिया। उसका भाई भी उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन वह उसे भी बुरा भला कह देती। धीरे धीरे कविता सबसे करती गई। कविता ने अपने बेटे की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख ली थी। एक दिन दोपहर में वह नौकरानी बच्चे को बाजार लेकर गई। उसी समय मदन की माँ भी वहां पहुंच कुछ खरीदारी करने आई थी। जैसे ही बच्चे ने अपनी दादी को देखा, वह दौड़कर उनके पास गया और उनसे लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, दादी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। मम्मी तो एक गंदे अंकल के साथ रहती है और वे दोनों मुझे मारते भी हैं। दादी घबरा गई और बोली, बेटा, तुम क्या कह रहे हो? मम्मी किस गंदे अंकल के साथ रहती है? बच्चे ने जवाब दिया, मम्मी के घर एक अंकल रोज आते हैं। कभी कभी छुट्टी वाले दिन पूरा दिन रहते हैं और रोज शाम को जरूर आते हैं। अगर मैं सोता नहीं हूँ तो मम्मी और वह अंकल मुझे मारते हैं। इसलिए वह अब मैं सोने का नाटक करने लगा हूँ। जब वे दोनों साथ होते हैं तो घंटों बातें करते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। मुझे यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। दादी, मुझे अब मम्मी के पास नहीं रहना। इतने में नौकरानी बच्चे को ढूंढते हुए वहां आ गई। उसने देखा कि बच्चा अपनी दादी से लिपटा हुआ था। वह जल्दी से बच्चे का हाथ पकड़कर खींचने लगी, लेकिन बच्चा रोते हुए बोला, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मुझे पापा और दादी के साथ रहना है। दादी ने नौकरानी से कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम से अपना सामान खरीद लो, तब तक मैं बच्चे के साथ बैठी हूँ। दादी का मन था कि वह अपने पोते को अपने साथ ले जाए, लेकिन वह मजबूर थी। नौकरानी ने साफ कहा था, मेरी मालकिन ने सख्त हिदायत दी है कि यह बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। दादी अपने पोते को समझाती है, बेटा, अभी तुम्हें मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा, लेकिन हम जल्दी ही आएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। इतना कहकर वह बच्चे को समझा बुझाकर नौकरानी के साथ भेज देती हैं और खुद घर लौट आती हैं। दादी के दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थी जो उसके पोते ने उसे बताई थी। उसका मन बेचैन था कि उसके बेटे की पत्नी इस तरह का गलत काम कर रही है। वो यह बात बेटे को बता नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसे मजबूरी में सब कुछ बताना पड़ा। दादी ने मदन को सब कुछ बता दिया और कहा, आज बाजार में पोते से मुलाकात हुई थी। उसने बताया कि घर में कोई अंकल भी आते हैं जो उसे डांटते और मारते भी हैं। मदन यह सुनकर चौंक गया। उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। एक दिन छुट्टी वाले दिन मदन बिना बताए अपनी माँ के साथ कविता के सरकारी क्वार्टर तौर पर पहुंच जाता है। वह दरवाजे की घंटी बजाता है। अंदर से कविता नींद में ही दरवाजा खोलती है और उसे देखकर घबरा जाती है। कविता गुस्से में पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मदन की माँ बोली, हम अपने बेटे और पोते से मिलने आए हैं। इसमें गलत क्या है? कविता उनकी बात सुनकर चुप हो गई। मदन बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया। वहां का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। कमरे में बेड पर एक नौजवान आदमी लेटा हुआ था और उनका बेटा पास में सोया पड़ा था। यह देखकर मदन को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कविता को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कविता के गाल पर थप्पड़ पड़ते ही वह आदमी तुरंत उठकर बैठ गया और गुस्से में बोला, कौन है ये बदतमीज जो तुम्हें मार रहा है? कविता ने उस आदमी की ओर देखकर कहा, यही तो है मेरा निकम्मा गंवार पति। मदन यह सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ गया। गुस्से के मारे उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे शांत किया और कहा, बेटा, धैर्य रखो। मदन ने अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा, तो इसलिए तुम यहाँ रह रही थी? दरअसल वो नौजवान आदमी कोई और नहीं बल्कि कविता का सीनियर था, जिससे उसका ट्रेनिंग के समय से ही अवैध संबंध था। जब अब तक जब सब कुछ खुल ही गया था तो कविता ने साफ साफ कह दिया, अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने खुद आकर देख लिया। अब मुझे तुम जैसे गंवार इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना। आज के बाद मेरी शक्ल मत देखना। मदन अपने बेटे को लेकर जाने लगा। उसकी माँ भी चुपचाप वहां से निकलने लगी। तभी कविता ने मदन को रोक कर कहा, जाते जाते यह भी कर दो, मैंने
पहले ही तलाक के पेपर तैयार कर रखे हैं, इन पर साइन कर दो। मदन ने बिना कुछ कहे तलाक के कागजों पर साइन कर दिए और बेटे को लेकर वहां से चला गया। अब मदन अपने घर के एक कमरे में बैठा था। उसकी माँ भी पास में ही बैठी थी और सोच रही थी कि बेटे की जिंदगी को दोबारा कैसे पटरी पर लाया जाए। तभी मदन की माँ ने पुराना संदूक खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगी। अचानक उन्हें एक कागज मिला। यह एक जमीन के कागजात थे। माँ ने मदन को वह कागज दिखाते हुए कहा, बेटा देखो यह क्या है। मदन ने ध्यान से पढ़ा और पता चला कि वह जमीन करोड़ों की थी। इसके बाद मदन ने वो जमीन बेच दी और करोड़ों रुपए मिल गए। अब उनके पास पैसे आ गए थे। उन्होंने एक अच्छा सा घर बनाया। मदन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने खुद की पढ़ाई छोड़ दी थी। अब उसने फैसला किया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और एक अच्छा मुकाम हासिल करेगा। इसके बाद मदन ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी और अपने भविष्य को नई दिशा देने की ठान ली। अब मदन की माँ घर में अचार और पापड़ बनाने का छोटा सा बिजनेस शुरू करती है। कविता की जो मेड थी, वह भी मदन की माँ की मदद करने के लिए आ जाती है। धीरे धीरे सब मिलकर मेहनत करते हैं और उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है। उनके पास पैसे आने लगते हैं और अब मदन को पैसों की कोई कमी नहीं रहती। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाता है। कुछ समय बाद, लगभग 2 साल बाद, मदन का एएसपी के पद पर चयन हो जाता है। एएसपी बनने के बाद मदन का नाम मीडिया में छाने लगता है। लोग उसे ऑटो वाला एएसपी कहकर बुलाने लगे। उसके बारे में इंटरव्यू लेने के लिए कई लोग उनके घर आने लगे। मदन अपनी ड्यूटी करने के लिए उसी इलाके में पोस्टिंग करवाता है जहां उसकी पत्नी कविता की पोस्टिंग थी। लेकिन कविता अपने सीनियर अधिकारी के साथ अवैध रिश्ते में थी। उस अधिकारी ने कविता का एक वीडियो बना लिया था जिसमें वह रिश्वत ले रही थी। वह वीडियो बार बार उसे धमकी देकर दिखाता और उसे परेशान करता। कविता को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसने मदन से तलाक ले लिया था। समय बीतने के साथ कविता की हालत और भी खराब हो जाती है। वह जानती थी कि उसका प्रेमी पहले ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। एक दिन उसने उस व्यक्ति से यह सवाल किया तो उसने उसे धमकी दी, अगर तुम मुझसे कुछ भी कहोगी तो मैं तुम्हारा वीडियो सबको दिखा दूंगा और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। इस डर से कविता चुपचाप अपनी जिंदगी जीने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया, अच्छे कपड़े पहनना बंद कर दिया और उस आदमी से उसे फोन भी रखने से मना कर दिया था। एक दिन जब एएसपी साहब के स्वागत के लिए पार्टी रखी गई और उस पार्टी में कविता को भी शामिल होना था। जब वह पार्टी में शामिल हुई तो उसे स्टेज पर बुलाया गया और कुछ शब्द कहने के लिए कहा गया। जैसे ही वह स्टेज पर चढ़ी, उसे चक्कर आ गए और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। कविता को अस्पताल ले जाया गया। मदन, अब जो एएसपी थे, वे देखे कि वही कविता जो पहले घमंड में रहती थी, आज बहुत कमजोर हो गई थी। वह अब ठीक से खा भी नहीं रही थी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि कविता की हालत कमजोरी के कारण खराब हुई है। मदन को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। वह सोचने लगा, एक इंस्पेक्टर को ऐसी कमजोरी कैसे हो सकती है। कुछ दिन बाद कविता सोचने लगी कि वह कभी मदन से मिलेगी और उसे सारी सच्चाई बताएगी। तभी एक दिन कविता मार्केट में जा रही थी। उसे अपनी सास मिल गई। वह अचानक अपनी सास के सामने आकर खड़ी हो गई और कहा, माँ जी आप कैसी हैं। सास ने चश्मा नहीं पहना था और उसे पहचान नहीं पाई। वह बोली, तुम कौन हो और मुझे माँ जी क्यों कह रही हो। तब कविता ने कहा, माँ जी मैं कविता हूँ, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रही हैं। कविता की सास को उसकी शक्ल नहीं पहचान पाई क्योंकि उसकी हालत बहुत बदल चुकी थी। सास ने कहा, तुमने मेरे बेटे को ठुकरा दिया, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब मदन की माँ का बिजनेस अच्छा चल रहा था और वह बाजार में सामान खरीदने आई थी। वह कविता को पहचान कर भी नकार देती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कविता गिड़गिड़ाते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मदन से कहिए मुझे माफ कर दे और मुझे अपना ले। इसके बाद कविता की सास कहती है, बेटी जो तुमने किया है उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। यह कहकर वह उसे दूर करके अपने काम में लग जाती है। कुछ दिनों बाद कविता बहुत दुखी हो जाती है। वह एक दिन उस आदमी के पास जाती है जिससे वह फंसी हुई थी और कहती है, चाहे तुम यह वीडियो को वायरल कर दो या मेरी जान ले लो,
मैं अब तुम्हारे पास नहीं रह सकती। यह कहकर वह वहां से भागकर मदन के घर आ जाती है और दरवाजा खटखटाती है। जब मदन दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि कविता बहुत बुरी हालत में खड़ी है। वह पूछता है, कौन हो, क्या चाहिए? कविता कहती है, मदन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और यह तुम्हारा बच्चा जो मेरे पास है। मदन कहता है, मैंने पहले ही तुम्हें तलाक दे दिया है और हाँ, यह बच्चा अब मेरे पास रहेगा और अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम आज के बाद यहाँ आई तो मैं तुमसे बुरा बर्ताव करूंगा। मदन यह कहकर दरवाजा बंद कर देता है। कविता की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह जोर जोर से रोने लगती है। मदन की माँ यह सब सुन रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे यह सब पहले से ही पता था कि कविता ने मदन के साथ बहुत गलत किया था। कविता बाहर जाने लगी। तभी उसे पता चलता है कि उस आदमी ने जो वीडियो बनाया था वह वायरल हो गया है। इस वजह से उसकी नौकरी चली गई। अब वो बहुत परेशान हो जाती है और अपने भाई को फोन करती है, लेकिन उसका भाई भी उससे नफरत करता है क्योंकि कविता के कारण ही उसके माता पिता का निधन हो चुका था और उसका भाई यह फैसला कर चुका था कि अब अपनी बहन से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अब उसका भाई भी उसकी मदद नहीं करता है। वह आदमी जिसके साथ कविता का अफेयर था, वह कविता के साथ जब तक जी चाह खेलता रहा और फिर वीडियो को वायरल भी कर दिया था। अब कविता की नौकरी भी चली गई थी और वह पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगी। कुछ दिनों बाद उसकी इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि एक दिन उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।